स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेखादशवा मारुताः वृष्णिमातरः शुभञ्जावानो विदते कुजगमयः अग्निजिह्वा मानवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः हरिः ओम। इस स्वस्ति वाचन के उपरांत मैं आग्रह करता हूं श्री अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन के अध्यक्ष और प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी से कि वह मंच पर उपस्थित माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं निवर्तमान अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी जी को, डॉक्टर कुमार विश्वास जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस मंच पर। मैं आग्रह करता हूं स्वागत के लिए माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष जी से कि वे माननीय रक्षा मंत्री जी को पुष्पगुच्छ, अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट करके आज के इस काव्य धारा के मंच पर माननीय रक्षा मंत्री जी का इस कार्यक्रम में स्वागत करेंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, मैं आग्रह करता हूं अंग वस्त्र भेंट करने के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री जी से। मैं आग्रह करता हूं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को अंग वस्त्र भेंट करके एवं पुष्पगुच्छ भेंट करके साथ ही स्मृति चिन्ह के साथ आपका इस कार्यक्रम में स्वागत, अभिनंदन। मैं आग्रह करता हूं डॉक्टर कुमार विश्वास जी के स्वागत के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री जी से। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कवि कुल परंपरा के वाहक, साहित्यिक सर्जना के अनथक पथिक डॉक्टर कुमार विश्वास जी का स्वागत करने के लिए निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय भूपेन्द्र चौधरी जी का स्वागत करने के पश्चात ठीक, अब मैं बिना किसी औपचारिकता के आग्रह करता हूं पंडित अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल फाउंडेशन के अध्यक्ष और प्रदेश के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी से कि आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर अपना स्वागत भाषण प्रस्तुत करेंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी। मैं महानगर अध्यक्ष आनंद जी से और जिला अध्यक्ष विजय मौर्य जी से आग्रह करता हूं कि सभी मंचासीन अतिथियों का कार्यक्रम में अंग वस्त्र एवं पुष्पगुच्छ भेंट करके स्वागत करेंगे। मैं स्वागत करता हूं हम सभी के अभिभावक आदरणीय डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी का आज के इस मंच पर। हम सभी करतल ध्वनि से इस आमंत्रित मंच का स्वागत करें। मैं आग्रह करता हूं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से। भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित श्रद्धांजलि तथा काव्यांजलि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हम सबके अभिभावक, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद, रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भूपेन्द्र चौधरी जी, देश के सुविख्यात कवि, जहां जहां मां भारती है, जहां जहां हिंदी है, पूरी दुनिया में मां भारती का नाम पहुंचाने वाले मां शारदे के मानस पुत्र हमारे साथी आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण, माननीय मंत्रीगण, हमारे संगठन के सभी पदाधिकारी भाई बहनों, सामने बैठे सभी हमारे
अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन जी से जुड़े सभी हमारे साथीगण, सभी पूज्य अटल जी के स्मृतियों को नमन करने के लिए आए हमारे सभी लखनऊ के भाई तथा बहन, सभी को मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। ऐसे अवसर पर चूंकि पूज्य अटल जी की ये 100वीं जन्म शताब्दी है, ऐसे अवसर पर आप सबकी तरफ से, प्रदेशवासियों की तरफ से हृदय की गहराइयों से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं और आभार प्रकट करता हूं आदरणीय रक्षा मंत्री जी का कि उन्होंने बहुत ही बहुमूल्य समय निकाल करके इस कार्यक्रम को आशीर्वचन देने का काम किया। मैं आभार प्रकट करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, जो लगातार जब से कार्यक्रम आयोजित होता रहा है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पहुंच करके पूज्य अटल जी की स्मृतियों को नमन किया। इसके अलावा हम सबको भी अपना मार्गदर्शन प्रदान करने का काम किया है। मैं ऐसे अवसर पर पूज्य अटल जी के सपनों को साकार करने के लिए आदरणीय रक्षा मंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने, पूज्य अटल जी ने जो सपना देखा था लखनऊ को डेवलप करने का, लखनऊ को आगे बढ़ाने का, लखनऊ के एक एक कार्यकर्ता की मन की बात को पढ़ते हुए पूज्य अटल जी के सपनों के अनुरूप और उससे भी बेहतर मैं कह सकता हूं, आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने लखनऊ के सांसद के रूप में पूज्य अटल जी की विरासत को और आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आप सब की तरफ से आदरणीय रक्षा मंत्री जी का पूज्य अटल जी के सपनों को पूरा करने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ऐसे अवसर पर बहुत अधिक समय न लेते हुए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कहता हूं, क्योंकि आज समय की थोड़ी व्यस्तता अधिक है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी। अब मैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन पर, उनके व्यक्तिगत विचारों पर आधारित पुस्तक अटल महानायक के विमोचन के लिए समादृत पुस्तक का विमोचन, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन चरित्र और उनके विचारों पर आधारित पुस्तक के विमोचन के लिए समादृत मंच से आग्रह करता हूं माननीय रक्षा मंत्री और हम सबका इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में गौरवशाली प्रतिनिधित्व करने वाले आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी से, माननीय मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश में लौह इच्छा शक्ति के धनी आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से, समादृत मंच पर विराजमान समस्त माननीय जनप्रतिनिधियों से, माननीय मंत्रीगण, प्रदेश पदाधिकारीगण से के इस पुस्तक का विमोचन करने की कृपा करेंगे। साथ ही मैं आग्रह करता हूं श्रद्धेय अटल जी के विचारों पर जो प्रथम ई बुक है उसके लोकार्पण के लिए मैं, जो प्रथम ई बुक है उसके लोकार्पण के लिए आग्रह करता हूं। अब अटल जी के अतुलनीय विचार और दर्शन हमारे दिलों में ही नहीं बल्कि हमारे मोबाइल में भी सदैव उपस्थित रहेंगे। www.atalji.in पर एक क्लिक के साथ ही उनका संपूर्ण व्यक्तित्व, उनकी विचारधारा, उनका राजनीतिक दर्शन और राष्ट्र निर्माण का सपना सभी कुछ एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जाएगा। और यह डिजिटल खजाना हमें अटल जी की वाणी, उनके भाषण, उनकी कविताओं और उनके जीवन के प्रेरक प्रसंगों से जोड़ता है। अब मित्रों, मैं बिना किसी औपचारिकता के आग्रह करता हूं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से इन पंक्तियों के साथ कि टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी। अटल शताब्दी महोत्सव की पूर्व संध्या पर आयोजित अटल गीत गंगा का आज के इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित देश के लोकप्रिय और कर्मठ रक्षा मंत्री लखनऊ के माननीय सांसद आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक और आयोजक उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी,
पूर्व भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में सदैव अटल जी की स्मृति को जीवंत बनाने वाले उनके सभी अनुयायी, समर्थक और आज की इस अटल गीत गंगा को एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाले सुविख्यात साहित्यकार युग कवि डॉक्टर कुमार विश्वास जी और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले इस पूरे कार्यक्रम को जीवंत बनाने के लिए हमारे बीच में पधारे लखनऊ के लोकप्रिय सांसद और देश के कर्मठ रक्षा मंत्री जी का प्रदेश सरकार की ओर से और आप सब की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, जब हम अटल जी की बात करते हैं तो भारतीय राजनीति का एक ऐसा चेहरा जिसने 6 दशक तक भारत की राजनीति को एक नई ऊंचाई दी, उसे मूल्यों और आदर्शों के साथ जोड़ा। राजनीति में हम किसी भी ओर रहें, लेकिन अपनी धमक और अपनी पहचान को लेकर के हम उसे आगे बढ़ा सकते हैं। और अटल जी की ये प्रेरणा, उनका एक संघर्ष, उनका ये संकल्प उनकी कविताओं में भी, क्योंकि वे कवि भी थे, एक लेखक भी थे, एक पत्रकार भी थे, एक राजनेता भी थे और एक दूरदृष्टा राजनेता के साथ साथ एक अभिभावक के रूप में भी उनका मार्गदर्शन पूरे देश ने लिया है और दुनिया भी उनका उसी रूप में सम्मान करती थी। उनकी कविताएं हर एक उस नागरिक को जिसके सामने चुनौती होती है, संकट होता है, हर उस नागरिक के लिए प्रासंगिक होती है और उसके लिए एक नई प्रेरणा भी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। अटल जी जैसा कवि हृदय और देश के लिए उतना ही दृढ़ हृदय, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कार्य करने वाला राजनेता, दूरदर्शी राजनेता, भारत की ग्राम्य विकास का हो, भारत के नगरीय कनेक्टिविटी का हो, देश के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को एक नए आयाम के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हो, या गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हर एक गरीब के सामने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपने, अंत्योदय के लक्ष्य को प्राप्त करने का उनका संकल्प, यह निरंतर एक नई पहचान इस पूरी व्यवस्था को देता है। याद करिए, जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाली, नया नया जनता पार्टी के अवसान के बाद भारतीय जनता पार्टी नए सिरे से आगे बढ़ी थी। और उस समय की स्थिति कैसी थी? उस समय भी उन्होंने किस दृढ़ता के साथ काम लिया और उन्होंने उस समय कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा। उन्होंने देशवासियों से उस समय कहा था, उस समय उन्होंने कहा था, विरोधियों से कहा था, विपक्षी दलों से कहा था, उन्होंने कहा था, तुम भाजपा से लड़ो, भारत से मत लड़ो। यह केवल एक दूरदर्शी राजनेता ही बोल सकता है। और अटल जी ने सदैव इन कार्यों को हमेशा प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने का काम किया। भारतीय राजनीति के ऐसे अजात शत्रु सदैव अटल जी की स्मृति को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। और आप सबसे मैं आह्वान करूंगा, अटल जी की शताब्दी महोत्सव के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने हर कॉलेजेस में, स्कूल कॉलेजेस में तो प्रतियोगिता की ही है।
हमारे विचार परिवार से जुड़े हुए एक बड़े स्थल को, राष्ट्र प्रेरणा स्थल, कल लोकार्पण करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी लखनऊ पधार रहे हैं। यानी यह विचारधारा कहां से आगे बढ़ी है और कैसे भारत को नेतृत्व देते हुए एक नए भारत के रूप में आज हम सबको आगे बढ़ा रही है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी की 65 फुट ऊंची कांस्य की प्रतिमाओं के साथ ही डिजिटल म्यूजियम के माध्यम से पूरे विचार दर्शन को आपको वहां देखने को मिलेगा। मुझे लगता है जो भी जाएगा अभिभूत होकर के आएगा। एक बड़ा मंच मिल गया है। अभी मैं कह रहा था, यहां पे हम लोग बैठे थे, कुमार विश्वास जी कह रहे थे कि सभागार छोटा पड़ गया। अगली बार इससे भी बड़ा सभागार आपको राष्ट्र प्रेरणा स्थल कार्यक्रम के लिए मिल जाएगा। वहां का जो ओपन एयर थिएटर है उसमें 3000 लोग बैठ सकते हैं, और जो मंच है ना, इस मंच से दुगना मंच है। और वहां पर जो मैदान दिया गया है उसमें कम से कम 2 लाख लोग एकत्र हो सकते हैं। लखनऊ का सार्वजनिक का सबसे बड़ा कार्यक्रम। 4000 बसेज और 4 व्हीलर पार्किंग की भी व्यवस्था दी गई है। एक बड़ा कार्यक्रम। यहां से हम जाएंगे मुश्किल से 5 से 7 मिनट में हम वहां पहुंच जाएंगे। कल प्रधानमंत्री जी उसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे और हम सब के लिए एक बड़ा स्थल मिलेगा कार्यक्रम के लिए, जहां स्थान की कमी नहीं होगी। हर प्रकार के कार्यक्रम वहां पर आगे बढ़ेंगे। अटल जी को कल हम उनके शताब्दी महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री जी के करकमलों से, आदरणीय रक्षा मंत्री जी और अन्य गणमान्यों की उपस्थिति में यह राष्ट्र को समर्पित होगा। अटल जी के प्रति हमारी श्रद्धांजलि, विनम्र श्रद्धांजलि होगी। और अटल जी ने हम सब के लिए यही बात कही है, जो उनकी हमेशा हम सब के लिए एक प्रेरणा रही है कि मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं इतनी रुखाई कभी मत देना। यह हर कार्यकर्ता के लिए, विचार परिवार के साथ साथ हर भारतीय के लिए एक नई प्रेरणा है। मैं एक बार फिर से अटल गीत संध्या के इस अवसर पर मैं आप रक्षा मंत्री जी का, आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। सरदेव अटल जी की स्मृति को नमन करते हुए नम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। श्रद्धेय अटल जी की पार्टी की स्थापना के अवसर पर इन पंक्तियों के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और मित्रों, बिना किसी विलंब के इन पंक्तियों के साथ में कि हम हिंसा के नहीं पुजारी, जन जन में यह प्रण भी भर दें, भय बिन होए न प्रीति मंत्र को, किंतु विश्व में मुखरित कर दें, विष्णुगुप्त की शिखा खोल दें, कौन छली प्रतिकार करेगा, एक बार करवट तो बदले, सारा जग जयकार करेगा। माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी। जब इन्होंने भूमिका बनाना प्रारंभ किया तभी मैं समझ गया कि अब मुझे आमंत्रित करेंगे। इसलिए पहले ही उठकर मैं यहां आ गया। उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे श्री ब्रजेश पाठक जी, उप मुख्यमंत्री, पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से रमापत राम जी त्रिपाठी और श्री भूपेन्द्र जी चौधरी, और एक को तो परिचय कराने की जरूरत नहीं है, नाम भी न लें तब भी काम चल जाएगा, कुमार विश्वास जी, और यहां की महापौर। मंच पर बहुत लोग, मंचों मैदान में बैठे मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, अटल जी के व्यक्तित्व से हमें परिचय कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जन जन अटल जी के व्यक्तित्व से, उनके कर्तृत्व से, बैठने की जगह नहीं है क्या भाई? अटल जी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व से अच्छी तरह परिचित है। आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जब किसी पद पर बैठे होते हैं तो उसके पद के कारण उनका सम्मान होता है, ओहदे के कारण उनका सम्मान होता है। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं कि भले ही वह किसी पद पर न हो, उनका सम्मान उनके पद के कारण नहीं होता है,
बल्कि उनके कृतियों के कारण होता है, उनके व्यक्तित्व के कारण होता है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी एक वैसी ही शख्सियत थे जैसे आप सभी यहां पर पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। आप जानते हैं 111 तीनों एक 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 हैं, लेकिन पहले का जो एक है उसकी वैल्यू 100 है, 20 का जो एक है उसकी वैल्यू 10 है, और अंतिम में जो एक है उसकी वैल्यू 1 है। लेकिन कौन कहां पर बैठा है इस कारण उसका मूल्यांकन होता है, लेकिन यह चीज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी पर लागू नहीं होती है। एक ऐसा अद्भुत उनका व्यक्तित्व था। आज अटल जी की जयंती की पूर्व संध्या पर हम सब यहां पर एकत्रित हुए हैं। आमतौर पर जब भी महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है तो बहुत ही गंभीर होती है और सामान्यतः वो औपचारिक भी होती है, लेकिन जब व्यक्तित्व श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसा जीवंत हो और जिंदा दिल हो मेरे बहनों भाइयों, तो उनकी जयंती भी स्वाभाविक रूप से एक अपना अलग स्वरूप ले लेती है। मैंने देखा है कि जब भी उनकी जयंती का कार्यक्रम होता है, भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लोगों के अंदर एक ललक होती है, और जो भी कार्यक्रम आयोजित होते हैं उन कार्यक्रमों में लोग भाग लेते हैं। यह खुशी की बात है कि इस आयोजन का माहौल मैं मानता हूं न तो औपचारिक है न ही बहुत बोझिल है, बल्कि अपनत्व और आत्मीयता से यह पूरी तरह से भरा हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे अटल जी का जीवन और उनका व्यक्तित्व था जो हर किसी को छू जाता था, और इसको जीवंत बनाने के लिए मैं समझता हूं कि भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के माने जाने कवि भी यहां पर मौजूद हैं। उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। साथियों, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जहां तक प्रश्न था, सार्वजनिक जीवन की उथल पुथल और शोर शराबे में भी कविता के कोमल स्वर को सदैव उन्होंने जीवित रखा है। एक जनप्रिय नेता के रूप में से अटल बिहारी वाजपेयी जी देशवासियों के मन पर अमिट छाप उन्होंने छोड़ी है, इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन उतनी ही गहराई से उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से लोगों के दिलों को जीतने में भी उन्होंने कामयाबी हासिल की है। हम सभी इसे स्वीकार करते हैं। और जिन दिनों अटल जी 10वीं कक्षा में पढ़ते थे, शायद आपको जानकारी होगी कुछ लोगों को, उन्होंने अपनी लोकप्रिय कविता जो पहली लिखी थी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, यह कविता उन्होंने लिखी थी। और 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र की उम्र ही क्या होती है, लेकिन उस समय इस कविता को सुनकर बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गजों ने, विद्वानों ने कहा कि यह व्यक्ति सामान्य व्यक्ति नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति भारत का भविष्य है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में उस समय ही लोगों ने कहा था। सन 1942 में कालीचरण कॉलेज के ओटीसी में कैंप लगा था, और उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरपंच संघ चालक गुरुजी उसमें मौजूद थे। जब उनके सामने उन्होंने यह कविता पढ़ी तो पूरा का पूरा सभागार ही तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। साथियों, अटल जी से मैं समझता हूं कि लखनऊ के लोग विशेष रूप से, जो कम आयु के लोग हैं उनके बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन बड़ी आयु के लोग हैं, अधिकांश लोग किसी न किसी प्रकार, किसी न किसी रूप में अटल जी के संपर्क में आए हैं। अटल जी की यह बात हम कभी नहीं भूलते। अब बराबर चित्त में मैं बैठा कर रखता हूं, और जहां पर भी मेरा कार्यालय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए अथवा जहां कभी बना, अपने रक्षा मंत्रालय में भी इसको लगवा कर रखा है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। और मैं कहना चाहता हूं, सचमुच यह बात तो हमारे अंदर तक बैठ गई है, और मैं अक्सर सार्वजनिक सभाओं में भी इसे समय समय पर दोहराता रहता हूं। बराबर अटल बिहारी वाजपेयी जी इस बात के लिए सजग रहते थे कि ऊंचाइयों पर व्यक्ति प्रायः अकेला हो जाता है। जब भी बड़ी ऊंचाई हासिल होती है, व्यक्ति अकेला हो जाता है। पद, प्रतिष्ठा और बड़े दायित्व कई बार हमें लोगों से दूर कर देते हैं। यह बोध उनके मन में हमेशा रहा कि ऊंचा होना और अलग थलग हो जाना दोनों एक बात नहीं है।
उनकी सबसे जानी मानी कविता ऊंचाई भी, उस कविता का नाम ही उन्होंने ऊंचाई रखा था, ऊंचाई भी इसी भाव को व्यक्त करती है। और यह कविता उन्होंने 1992 में पद्म विभूषण की उपाधि प्राप्त करने के बाद यह लिखी थी। इस कविता में अटल जी ने लिखा है, जरूरी यह है कि ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो, जरूरी यह है कि ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो, जिससे मनुष्य ठूंठ सा खड़ा न रहे, जिससे मनुष्य ठूंठ सा खड़ा न रहे, औरों से घुले मिले, किसी को साथ ले और किसी के संग चले। यह अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखा था। और यह कहा जा सकता है मेरे बहनों भाइयों कि अटल जी के जीवन में ऊंचाई के साथ साथ विस्तार भी था। इसी कविता की अंतिम पंक्तियां है कि हे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई मत देना, जो अभी अभी हमारे योगी जी ने इस कविता को आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया है। मित्रों, मैं याद दिलाना चाहता हूं 1998 की बात है। अटल जी अस्वस्थ थे और न्यूयॉर्क के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। उस समय उन्होंने एक कविता लिखी थी और वह धर्मयुग में छपने के लिए उन्होंने उस समय भेजी थी। और उन्होंने संपादक को लिखा कि हो सकता है यह पंक्तियां कविता के लायक न हों, लेकिन ये मेरी जिंदगी का दस्तावेज है। भले ही यह पंक्तियां कविता के लायक न हों, लेकिन यह मेरी जिंदगी का दस्तावेज है। और यह कविता अटल जी के विषम से विषम परिस्थितियों में भी कभी हार न मानने वाली भावना का मैं मानता हूं सबसे सुंदर चित्रण है। उन्होंने लिखा था, टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिक ठिक ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। कैसा विलक्षण व्यक्तित्व था। और आप सब जानते हैं कि अटल जी जितने गंभीर थे उतने ही विनोद प्रिय थे। और लखनऊ के लोग तो विशेष रूप से उनके इस व्यक्तित्व से परिचित हैं। हंसते हंसते भी अटल जी बहुत ही गंभीर बातें बोल जाया करते थे। एक बार कुछ लोगों ने उन पर आरोप लगाया कि वह बहुत फर्म नहीं है, अटल जी आप बहुत दृढ़ नहीं हैं। तो उन्होंने इस अंदाज में कहा, क्यों आपने कहा? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप नहीं जानते, भूल गए क्या, मैं अटल भी हूं लेकिन साथ ही बिहारी भी हूं। प्रत्युत्पन्न मति हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। आपातकाल के दौरान में उनकी पीठ में जब दर्द हुआ, उस समय वह हिरासत में थे। उन्हें इलाज के लिए एम्स अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने पूछा कि दर्द कैसे हुआ, क्या आप कहीं झुक गए थे? तो कहा, डॉक्टर साहब जिंदगी में झुकना तो नहीं जानता, कहीं मुड़ गया होगा। इसी बात से प्रेरित होकर अटल जी ने आपातकाल के विरुद्ध एक कविता लिखी थी कि दांव पर सब कुछ लगा है, दांव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। एक घटना मैं आप सबके रखना चाहता हूं, 2006 की है। कुछ पत्रकारों ने अटल जी से पूछा, क्या इराक ऑयल कॉन्ट्रैक्ट घोटाले में कांग्रेस को बचाने के लिए पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह को बलि का बकरा बनाया गया है? तो अटल जी ने जानते हैं क्या जवाब दिया? जब पूछा लोगों ने क्या उस पर पर्दा डालने के लिए, उस भ्रष्टाचार पर नटवर सिंह जी को बलि का बकरा बनाया गया था, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं शाकाहारी हूं। बहनों भाइयों, एक बार जब अटल जी पाकिस्तान के दौरे पर थे, ध्यान से सुनिएगा, जब एक बार वो पाकिस्तान के दौरे पर थे तो एक अविवाहित महिला ने उनसे कहा, उनके भाषण से प्रभावित होकर, आप मुझसे शादी कर लें लेकिन मुंह दिखाई में मुझे कश्मीर दे दें। तो उन्होंने कहा कि मैडम, मैं भी आपसे शादी करने को तैयार हूं, लेकिन दहेज में मुझे पूरा पाकिस्तान दे दीजिए। गजब का सेंस ऑफ ह्यूमर था, गजब का सेंस ऑफ ह्यूमर था अटल बिहारी वाजपेयी में। एक बार जब कांग्रेस के नेता श्री वाईबी चौहान कुछ समय के लिए जनता पार्टी में शामिल हुए और फिर दोबारा जब कांग्रेस में चले गए, तो एक रैली के दौरान
अटल जी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि हमने चव्हाण साहब से पूछा कि आपने क्या किया, तो उन्होंने उत्तर दिया कि अब हम घर वापस आ गए हैं, तो कोई उनसे पूछे कि तो क्या अब तक वो ससुराल में थे। अटल जी के भाषणों की सबसे अच्छी बात यह थी कि जब वो विरोधियों पर भी हमला करते थे, मेरे बहनों भाइयों, तो कभी भी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं किया। सबसे बड़ी विशेषता वो थी। एक बार हिमाचल के प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी का नाम आपने सुना होगा। हिमाचल प्रदेश में भाषण करने के लिए गए तो उन्होंने कहा यहां के मुख्यमंत्री भद्र तो हैं लेकिन वीर नहीं है। और इतना कहकर सारी बात उन्होंने समाप्त कर दी। एक महिला ने कहा उनसे कि महिला ने क्या, उनके साथ महिलाएं भी थी, पुरुष थे, तो नवाज शरीफ उसमें से बोल गए थे कि अटल जी आप तो इतने पॉपुलर हैं कि अब तो पाकिस्तान में भी आप चुनाव जीत सकते हैं। आप ये कल्पना करिए, भारत में ही नहीं, भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी उनके प्रति लोगों का इतना सम्मान था, इतनी लोकप्रियता उनकी थी। साथियों, 1994 की बात है कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत लोग शामिल हुए थे और पार्टी की सदस्यता बढ़ रही थी। तो इस बात को भी अटल जी ने अपनी काव्य शैली में बड़े अनूठे ढंग से बयान किया था। एक सभा में उन्होंने कहा था, यों बड़री अखिया लखी, यों बड़री अखिया लखी, आंखिन को सुख होत, यानी जैसे सुंदर बड़ी आंखों को देखकर आंखों को सुख और आनंद मिलता है, वैसे ही अपने वंश या परिवार को बढ़ता हुआ देखकर मन को अपार खुशी होती है। और जिस समय यह बात उन्होंने कही थी, मेरे बहनों भाइयों, मैं स्वयं उनके साथ था और हम सब के लिए गर्व का विषय है और यह प्रसन्नता का विषय है कि आज हमारी भाजपा के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। उनके आज हमारी भाजपा वो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है। अटल जी ने लिखा है, चीर निशा का वक्ष, चीर निशा का वक्ष पुनः चमकेगा दिनकर, चीर निशा का वक्ष पुनः चमकेगा दिनकर। वे स्वयं भी सूर्य की तरह भारत की राजनीति के क्षितिज पर चमकते रहे और हमेशा वो चमकते रहेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ उनकी स्मृति को नमन करते हुए मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार माननीय रक्षा मंत्री जी का। अब मैं आग्रह करता हूं, रूपेश सिंह जी जो सैंड आर्टिस्ट हैं और जिन्होंने सभागार के बाहर श्रद्धेय अटल जी की रेत से एक कलाकृति बनाई है, उनका सम्मान करने के लिए मैं आग्रह करता हूं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से, माननीय मुख्यमंत्री एवं युग कवि डॉक्टर कुमार विश्वास जी से कि वे इस युवा कलाकार रूपेश सिंह जी को पुष्प गुच्छ और अंग वस्त्र भेंट करके इन्हें सम्मानित करें। मित्रों, समय की बाध्यता है, हमारे बीच में डॉक्टर कुमार विश्वास जी हैं। मैं बिना किसी भूमिका के, मैं बिना किसी औपचारिकता के, मैं बड़ी विनम्रता के साथ, कल उनके वैवाहिक जीवन की वर्षगांठ थी, मैं इसके लिए उन्हें शुभकामनाएं देते हुए मंच पर आमंत्रित करता हूं डॉक्टर कुमार विश्वास जी। आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत धन्यवाद, काफी बहुत धन्यवाद आपका। समय की सीमा है, मैं इस समारोह में मैं अपनी उपादेयता समझता हूं। मेरी उपादेयता हर बार ब्रजेश भाई तय करते हैं। 2017 से वो मेरा इसी प्रकार से आर्थिक और भावात्मक शोषण जो कर रहे हैं उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। एक आध बार तो मैंने प्रयास किया कि मैं यहां से बच जाऊं महाराज जी, मुझे लगा कहीं जहां दूसरी जगह ठीक ठाक सामान हो वहां जाऊं, तो उसमें फिर जब इनकी नहीं चलती तो ये महाराज जी का नाम ले देते कि महाराज जी आएंगे देख लीजिए आप। तो फिर मुझे लगता है कि महाराज जी का शासन है, सम्मान से बुला रहे हैं चले जाओ, वरना सम्मान से भी बुला ही सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी पे इतनी चर्चा होती है, मैं पूरे भारत में जाता हूं, इतनी चर्चा होती है, लोग कहते हैं कि वे तो संत हैं, वे तो पीठाधीश्वर हैं और शासन,
और हमारे यहाँ जो घटनाएं होती रहती हैं, अपराध मुक्त जो प्रदेश हुआ, तो मैंने लोगों से कहा कि देखो संतों का काम ही होता है। दो प्रकार के संत हैं। एक संत वो हैं जिनसे सज्जन व्यक्ति मिलता है और मिलते ही मोक्ष को प्राप्त करता है। एक हमारे महाराज जी हैं, दुष्ट व्यक्ति दिखता है, मिलता है और फिर मोक्ष को प्राप्त करता है। दोनों प्रकार से साधन संपन्न है। और आवश्यक भी है, क्या करें, देश ऐसी स्थिति में आ गया है। पहले डॉक्टर्स RX लिखते थे, वो RDX लिखने लगे हैं, क्या करेंगे आप। तो ऐसे समय तो बहुत आवश्यक है। आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने बड़ा उल्लेख किया। मेरा सौभाग्य रहा कि अटल जी की कृपा, उनका स्नेह मुझ पर भी रहा और वो लगातार अपने घर पर एक गोष्ठी करते थे, जिसमें रक्षा मंत्री जी की उपस्थिति होती थी, आदरणीय दिनेश भैया की उपस्थिति होती थी। तो पार्टी के सभी लोग बैठे हुए हैं आज यहाँ पर, बहुधा पार्टी के ही लोग हैं। तो दो प्रकार, तीन प्रकार की पीढ़ियां पार्टी में आ गई हैं। अटल जी की पीढ़ी थी जिसमें आदरणीय अडवाणी जी, जोशी जी, वो एक पीढ़ी थी। फिर आदरणीय रक्षा मंत्री जी की, प्रधानमंत्री जी की एक पीढ़ी आई। अब एक तीसरी पीढ़ी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की, देवेंद्र फडणवीस जी की। तीन पीढ़ियां लगातार काम कर रही हैं और तीनों के दृष्टिकोण में अंतर है। अटल जी कहते थे कि आपके घर पर कोई कूड़ा फेंके तो आप स्वयं साफ कर दो। मोदी जी की, राजनाथ जी की पीढ़ी कहती है कि आपके घर पे कूड़ा फेंके तो आप उससे ही साफ कराओ। और मुख्यमंत्री जी की पीढ़ी कहती है कि आपके घर पर कोई कूड़ा फेंके तो आप कूड़े को भी साफ करो। आप में से कुछ कम लोग समझे, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। समय की मर्यादा है, सीमा है। मैं केवल एक कविता सुनाऊंगा, चूंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जाना है और वे बहुत व्यस्तता उनके बीच है, समय है। अटल जी जैसे लोग किसी देश में शताब्दी में एक होते हैं। जैसा राजनाथ जी ने कहा, आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने, कि पद बड़ा हो जाना महत्वपूर्ण नहीं है, कद बड़ा हो जाना महत्वपूर्ण है। और मैंने स्वयं देखा, हम लोग BA की पहली साल में पढ़ते थे। हमारे यहाँ के एक यशस्वी पत्रकार थे शिव कुमार गोयल जी, आदरणीय राजनाथ जी उनसे परिचित थे। अटल जी उनके साथ वंदे मातरम में संपादक थे, वे सह संपादक रहे थे। हमने एक कवि सम्मेलन कराया, एक कार्यक्रम कराया, सृजन महोत्सव, और हमने उनसे कहा कि अटल जी को बुलवा दीजिए। अटल जी उस समय विपक्ष में थे, उस बार चुनाव नहीं जीत पाए थे। तो हमने बुलाने के लिए गए और वो आ गए। और हम उस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए कहीं से धन जुटा रहे थे। तो नगर के एक उद्योगपति जो साड़ी का काम करते थे, उस जमाने में हम उनसे 501 रुपया लेके आए। तो जो 501 जिसने दिया था, उसने कहा कि मैं भाषण दूंगा। ये बड़ा संकट का काम था, लेकिन अब वो 501 दे रहा था तो भाषण दिलाना था। तो वो अटल जी का प्रशंसक था। वो खड़ा हुआ और उसने कहा, मैंने कहा तुम ज्यादा मत बोलना अंकल जी, थोड़ी देर बोलना। बोले बस मैं 2 लाइन पढ़ूंगा। और उसने खड़े होकर कहा कि आज अटल जी आए हैं, बस मैं ये 2 पंक्ति पढ़ना चाहता हूं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वो अटल जी के लिए कह रहा। अटल जी बहुत ठहाका मार के हंसे, लेकिन उस आदमी के संकोच को, जो पूरा मंच से घूर रहा था, उसने ठहाके से दूर किया। और जब भी मैं उनसे मिलने के लिए जाता था, दर्शन के लिए मिलने जाता था, प्रणाम करते थे, उन्हें बाप जी कहते थे, तो अक्सर पूछते थे, अरे भाई उनके क्या हाल है जिन्होंने मुझे जीवित शहीद बनाया था, वे कैसे हैं। तो वह बड़ा कद होना कि आप किसी बात का बुरा ना मानो, आप सदाशयता से लो। लखनऊ वालों, आपका सौभाग्य है, आपके संसदीय क्षेत्र का सौभाग्य है कि यहां से अटल बिहारी वाजपेयी जैसे कीर्ति पुरुष ने संसद में शोभा बढ़ाई। और आज मुझे अपनी तालियों के बीच यह कहने की अनुमति भी दें कि अगर एक राजनीतिक विचार का विश्वविद्यालय है अटल बिहारी वाजपेयी, तो इस समय भारतीय राजनीति में उनके सच्चे प्रतिनिधि आपके इस समय के सांसद हैं, जो उसके कुलपति हो सकते हैं, जो आदरणीय रक्षा मंत्री जी हैं। मैं एक कविता सुनाकर अपना स्थान लूंगा। आप बहुत दूर से आए हैं, मैं क्या करूं, घर जाऊं तुम्हारे? हाँ? मतलब हद हो गई, ऐसा ही बुलाने वाला ऐसे ही आने वाले। इतने बड़े बड़े भाषण सुनता हूं। आज बजट का भाषण में सुन रहा था मुख्यमंत्री जी का, बजट में ये हुआ, बजट में ये हुआ। मैं पूरा भाषण इस चक्कर में ही सुन गया कि इस बार बजट में हमने ब्रजेश पाठक को पैसे दिए कि कुमार विश्वास को दिया करो। लाइन ही नहीं आई वो वाली, बाकी सब आई, एक लाइन नहीं आई। उसके बाद मैंने बंद कर दिया, मैंने कहा अब खत्म है, अब चलो, अब जब मिलना ही नहीं है। 32-33 साल हो गए इसी क्रम को चलते हुए, छात्र राजनीति से लेकर आज तक ना मुझे मिला ना उसने दिया। तो अब जितना मिल रहा है बेटा, ये लाल लभाव में मिल रहा है, जो भी मिल रहा है। हाँ, मैं एक कविता आपको सुना रहा हूं। आधी सदी बीत गई जीवन की और मैं कभी भी वैष्णो देवी नहीं गया था। हमारे यहां ये धारणा है कि भगवान जब बुलाते हैं, भगवती जब बुलाती है, तभी जाना पड़ता है, तभी पहुंचना पड़ता है। इस बार नवरात्र में वहां के ट्रस्ट का आदेश आया कि पहली नवरात्रि पर माता के द्वार पर आप कुछ सुनाइएगा।
तो मैंने सोचा कि जो भजन चल रहे हैं, जो कविताएं चल रही, उन्हें तो क्या सुनाना, कुछ नया लिखना पड़ेगा। तो मैंने एक कविता लिखी और पिछले साल से इस साल के बीच में जो प्राथमिक रूप से कुछ कविताएं लिखी हैं, उनमें यही एक श्रेष्ठ कविता मुझे लगती है। और यहां पर एक संत व्यक्तित्व भी मंच पर हैं, जो संयोग से हमारे मुख्यमंत्री हैं, मैं उनको भी समर्पित करता हूं। आदरणीय रक्षा मंत्री जी और सभी यहां पर लोग बैठे हैं, उनको भी समर्पित करता हूं। पहली पंक्ति को आप पकड़ लेंगे, उससे गुनगुनाएंगे, गाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। निवेदन करता हूं, जो लोग मोबाइल रिकॉर्ड कर रहे हैं वो आराम से सुने तो ज्यादा बेहतर लगेगा। आपकी तालियां ही मेरा पारिश्रमिक है, इस बात का आप ध्यान रखें। कि भवानी, पहली पंक्ति आ रही है, इसे संभालिएगा। मैंने वहां द्वार पर बैठकर मां को क्या सुनाया कि भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो। जब तक आपकी आवाज नहीं आएगी, चाहे मुख्यमंत्री जी जाएं चाहे ना जाएं, यही लाइन चलेगी। भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन। रोज नई लगती है लेकिन है ये परम पुरानी। अगली पंक्ति जो समझ जाएंगे उनकी तालियां गूंजेंगी। रोज नई लगती है लेकिन है ये परम पुरानी। वही कहानी एक जो तुमने, वही कहानी एक जो तुमने दो जन्मों में मानी। भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो, भवानी सुन लो राम कहानी। इस कहानी में क्या है, जिस कहानी का समर्थन भी बहुत है और विरोध भी पर्याप्त हुआ, कि मात पिता का मान भाइयों के स्नेह का मानक। आपकी वाह मिले। मात पिता का मान भाइयों के स्नेह का मानक। सत्य सनातन परंपरा का युग युग अमर कथानक। सत्य सनातन परंपरा का युग युग अमर कथानक। इसको गाकर धन्य हुई ऋषि वाल्मीकि की वाणी। अगली पंक्ति पर पूरा हॉल गूंजेगा। इसको गाकर धन्य हुई ऋषि वाल्मीकि की वाणी। इसकी महिमा, इसकी गरिमा, इसकी महिमा, इसकी गरिमा बजरंगी ने जानी। भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो, भवानी सुन लो। अपना कोई आदर नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। किसका, कौन इतना कविता का इतना आदर कहां से हो कि इतने महत्वपूर्ण लोग बैठे और अपना समय दें। हम जिसे गा रहे हैं उसका नाम बहुत बड़ा है। पंक्ति पढ़ रहा हूं और पहली पंक्ति पर जो कवि यहां बैठे हैं, साहित्यकार बैठे हैं, उनका स्नेह मिले। और भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने भी गर्वित हो जाएं कि इतने राज्यों में सरकार है, केंद्र में 3 बार आ गई कि 4थी बार आएगी, हम तो ये मानते हैं कि जैसी भी पार्टी है, जो भी एक कवि के द्वारा चलाई गई है, कवि के परिश्रम से, उसके शब्दों से चली है। कि तुलसी तुलसी से, तुलसी तुलसी से पावन हो गए कथा यह गाकर। तुलसी तुलसी से पावन हो गए कथा यह गाकर। भाग्य बली हैं फिर भी खुद को कहें राम का चाकर। भाग्य बली हैं फिर भी खुद को
कहे राम का चाकर। एक पंक्ति खास तौर पर सुन लीजिएगा। भाग्य बली हैं फिर भी खुद को कहे राम का चाकर। जब तक सब नहीं बजाओगे यही चल रही है। भाग्य बली हैं फिर भी खुद को कहे राम का चाकर। यह कोरी कल्पना नहीं है आगम निगम बखानी। यह कोरी कल्पना नहीं है आगम निगम बख। लखनऊ में हाई कोर्ट की एक ब्रांच है। यह देश अद्भुत है। यहां राम हुए हैं या नहीं हुए हैं इस बात का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में 30 साल चला। न्याय के देवता को न्याय के मंदिर में ही पुष्ट कराना पड़ा कि वे वहीं पैदा हुए हैं जहां उनका मंदिर बना है। अद्भुत देश है। और विडंबना देखिए कि जब आखिरी चरण में मुकदमा था उन्हीं दिनों रामनवमी की छुट्टी पड़ गई तो सुप्रीम कोर्ट बंद हो गया। तो हमने मिलॉर्ड से फोन करके पूछा कि अगर नहीं हुए तो छुट्टी क्यों हुई थी, और छुट्टी हुई है तो हुए ही होंगे। तो मैं गोमती के तट पर पंक्ति पढ़ रहा हूं। राम हुए हैं नहीं हुए इसकी गवाही देने के लिए मैं एक पंक्ति लेकर आया हूं। यह कोरी कल्पना नहीं है आगम निगम बखानी। अगली पंक्ति का गवाह अच्छा लगे तो उसकी लहरों के समान तालियां उठती देखूं। यह कोरी कल्पना नहीं है आगम निगम बखानी। युग युग से इसका साक्षी है, युग युग से इसका साक्षी है मां सरयू का पानी भवानी। सुन लो नी भवानी, सुन लो भवानी, सुन लो। आपकी आवाज कम आ रही है। भवानी सुन, भवानी। अंतिम बंद इस कविता का पढ़ रहा हूं कि वंचित वनवासी गिरिवासी। देखिए नया परिवर्तन होता है सोच में, संस्कार में। वर्षों से चली आई एक पद्धति बदलती है तो चीजें कसमसाती हैं। ये कसमसाहट का दौर है। यहां नए साल पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि आगरा में जो एक कब्रिस्तान है सफेद रंग का, उसे देखने जाने की बजाय युवा ज्यादा मात्रा में आगरा तक की बजाय अयोध्या जी जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं। परिवर्तन हो रहा है। तो बदलते में देर लगेगी और तर्क का उत्तर दिया जा सकता है, कुतर्क का नहीं दिया जा सकता। जिनको लगता है कि धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें इतना राम क्यों, इतनी रामनवमी क्यों, धर्मनिरपेक्ष है तभी तो सब चल रहा है। अगर राम रिश्तेदार नहीं है, राम पूर्वज नहीं है, तो इतनी सारी क्रिसमस मन रही है, हम ही लोग मना रहे हैं। सेंटा क्लॉज कौन, हमारे फूफा जी थे, फिर भी मना रहे हैं ना, इतना अच्छा मना रहे हैं। तो देश में सभी का आदर है। तब कह रहा हूं, निवेदन करता हूं कि भवानी सुन लो, भवानी। कैसी कहानी है। वंचित वनवासी गिरिवासी जिसमें बने सहायक। वंचित, हमारे संजय निषाद जी बैठे हैं, कम हंसा करो। हाँ अभी वीडियो पे हंस दिए थे, कितना बुरा लगा है थोड़ा। लेकिन ये निषाद हैं, ये मुझसे जब भी मिलते हैं हाथ मिलाते हैं। मैं कहता हूं भाई आपसे हाथ नहीं मिला सकता, आप हमारे बॉस के मित्र के घर से हो। हम तो सेवक लोग हैं, हम लोग तो राम जी के चरणों की धूल के दास हैं। आपने तो उनसे भी वसूल करवा लिया था। तो अगर इस सरकार में वसूल है कर रहे हैं तो इसमें समस्या क्या है। राम जी की सरकार है तो निषाद वसूल कर रहा है, उसमें क्या है। पर मुझे यह पता नहीं था कि एक नाव पार कराने की इतनी बड़ी फीस देनी पड़ेगी कि एक आदमी को मंत्री बनाना पड़ेगा। बताइए कि वंचित वनवासी गिरिवासी जिसमें बने सहायक। पंक्ति